मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग सुकुशल होंगे, सेहतमंद होंगे और बीमा मित्र मन की बात के एपिसोड नंबर 1 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे शेयर किया कि इस कोरोना कोविड के टाइम पर नमस्कार कोई प्राथमिकता देनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। लॉकडाउन 1 शुरू हो चुका है और उसका आज 8वां दिन है, तो बहुत ज़रूरी है आज की सूरत हाल को देखते हुए। मैं हिंदी मातृभाषा का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा हूँ लाइव में, क्योंकि हमारे टारगेट ऑडियंस को सरजट लगे, समझ में आए और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है बीमे के प्रति जागरूकता बढ़ाने का, उसमें हम लोग सफल हो सके। तो बीमे के ऊपर मेन टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि अब क्या जरूरी है। मैं अपने अनुभव से आपसे शेयर करना चाहता हूं कि एक कहावत है ना कि अपने सामान की सुरक्षा खुद रखनी चाहिए और रखनी पड़ती है। अब मेरे ख्याल से वो समय आ चुका है जब आपको you need to keep good care of yourself. You have to keep on taking all requisite precautions. You have to use the mask. You have to keep on using the sanitizer. You have to avoid touching your nose and eyes every time. And क्योंकि अभी सूरत हाल के हिसाब से अगर बात किया जाए तो आज का मैं अभी कोविड ट्रैकर देख रहा था, एंड in India also there are around 2.6 lakhs confirmed cases which have been registered and reported now, so far now. And around 7,200 plus deaths, they have already been reported. So I think we are actually heading for a peak COVID session now. हम अपने पीक की तरफ बढ़ रहे हैं और मेरा जैसा अनुमान था और जैसे वर्ल्ड की लीडिंग कंसल्टेंसी BCG बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट भी कहती है कि भारत में जिस हिसाब से सूरत हाल चल रहा है, 15 जून से 15 जुलाई का जो दौरान जो समय होगा वो कोविड कोरोना का पीक होना चाहिए। तो उसके मद्देनज़र अगर हम लोग भी 2,60,000 पे बैठे हैं तो भगवान मुझे माफ़ करे, लेकिन जो करंट ट्रेंड अभी चल रहा है उस हिसाब से मेरा अनुमान ये कहता है कि बाय द एंड ऑफ जून वी वुड बी इन टोटालिटी एज अ कंट्री वी वुड बी इजली सिटिंग एट समवेयर क्लोज टू 6.87 lakhs ऑफ कंफर्म केसेस एंड इवन मोर देन दैट। सो आई सिंसियरली प्रे टू गॉड दैट अब हर चीज़ सरकार पे नहीं छोड़ सकते, हर चीज़ ब्लेम गेम पे नहीं डाल सकते। अब हमें अपनी खुद नैतिक, मौलिक और सैद्धांतिक जिम्मेदारी उठाकर अपना ध्यान रखना है और अपने परिजनों का, अपने परिवार का ध्यान रखना है और काम भी करना है। काम के साथ ध्यान, काम और ध्यान बहुत ज़रूरी होगा। सो मैं इसी कामना के साथ आप लोग का फिर से आभार और अभिनंदन प्रकट करता हूँ। मैं विशाल मिश्रा, ASAS एविएशंस प्राइवेट लिमिटेड, जिसका ब्रांड नेम बीमावाला.com है, उसकी मन की बात के एपिसोड नंबर 1 पे का शुभारंभ करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, बीमा मित्र, बीमा वाले हैं हम, बीमा वाले को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम आपके बीमा मित्र हैं। हम आपके कोई गुरु नहीं है, हम आपके कोई कोच नहीं है, हम आपके कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, हम आपके मित्र हैं। और जब दोस्ती की बात आ जाती है तो दोस्त से बढ़कर क्या है, और दोस्त हमेशा विभागी, निस्वार्थ, ऑनेस्ट, कैंडिड राय आपको देते हैं। और कभी भी हम लोग व्हेनेवर वी आर स्टक अप समवेयर इन अ लाइफ वी ऑलवेज कंसल्ट अ फ्रेंड। तो अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। और एक बहुत अच्छी कहावत है, एक बहुत अच्छा दोहा है पुराना कि सुख में सुमरन सब करें, दुख में करे न कोई, जो दुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होय। सो उसी के हिसाब से, उसी मद्देनजर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ अभी हाल में, मैंने आपके बीमा मित्र होने के नाते मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स आपके साथ शेयर की जाएं। एंड आई वाज रियली सरप्राइज एंड अमेज्ड एंड वेरी डिसहार्टेंड टू रीड दैट जहां 2,60,000 के आसपास अभी कंफर्म केसेस में हम लोग बैठे हैं, और उसमें से सिर्फ अभी तक आप जानकर अचंभित होंगे कि सिर्फ 10,000 के आसपास अभी तक क्लेम भारत में, जो डेटा आया है न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के हिसाब से और जो भी चीज़ें मैं देखता हूं, आप लोग भी देख रहे होंगे, उसमें सिर्फ 10,000 क्लेम्स अभी तक लोगों ने कोविड कोरोना में रजिस्टर किए हैं।
इसका मतलब जो कि सिर्फ हमारे कंफर्म केसेस का मात्र 2.5 से 3% होता है, तो जो कि वाकई में बड़ी सोचनीय और गंभीर मुद्दा है कि ये मानना पड़ेगा कि भारत में पेनिट्रेशन, जागरूकता, अवेयरनेस, जरूरी चीजों की कितनी कम है। आज की डेट में जब जिंदगी का डर सबको लगा हुआ है, जान का खतरा सबको लगा हुआ है, हर आदमी 70 से 80 दिन, सबको 80 दिन हो चुके हैं लॉकडाउन अनलॉक में बैठे हुए, हर आदमी को एक तकलीफ है और बहुत सारी लर्निंग्स हम सबको मिला है। उस टाइम पे भी अगर हम इस चीज का इंतजार कर रहे हैं, पहले हम लोग कहते थे इट इज बेटर लेट देन नेवर, लेकिन अभी भी अगर हम इंतजार कर रहे हैं कि हम क्यों अपना 10-15 हज़ार रुपये या 20,000 रुपये क्यों खर्च करें, जाया करें, और तो गलत कर रहे हैं। आप ये जानकर अचंभित होंगे, आर्टिकल्स में बिल्कुल क्लियर कट आ रहा है कि एवरेज भारत में जो कोरोना का जो क्लेम्स आ रहे हैं वो ऑन एन एवरेज 1.9 लाख से 2 लाख के आसपास का कॉस्ट कर रहा है पूरे भारत में। कहीं कहीं किसी शहर में वो 1.5 लाख के आसपास आ रहा है, किसी शहर में 1,35,000 आ रहा है, किसी के शहरों में 1,90,000, 1,70,000 आ रहा है। तो मेरा ऐसा आपके मित्र होने के नाते मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास अथाह पैसा है, आपके पास सब्सटैंशियल फाइनेंशियल बैकअप है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस में अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को, एटलीस्ट यू, योर स्पाउस, योर किड्स, इमीडिएट किड्स, योर पेरेंट्स, अगर आप उनको कवर करके नहीं चल रहे हो तो यू आर एक्चुअली हेडिंग फॉर अ डिजास्टर। सो 100 में से सिर्फ 3 से 4 लोग ही क्लेम रजिस्टर कर रहे हैं। इसका मतलब कितना कम लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस को के ऊपर लोगों ने ध्यान पहले दिया था। और इसके अलावा एक बड़ा ही सरप्राइजिंग फैक्ट ऑफ फाइंडिंग में निकल के आ रहा है कि जिन भी 2 से 3% लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, उसमें भी जो सम एश्योर्ड है, जो मतलब कवरेज ले रखा है हेल्थ इंश्योरेंस में, वो कवरेज भी वो अंडर यूटिलाइज है, अनएडिक्वेट है, मतलब कम है। आज की डेट में आप एक सिंपल से सिद्धांत है, इसलिए नहीं कि मैं बीमे वाला हूं, इसलिए नहीं कि मैं अपनी कंपनी प्रमोट करता हूं, मैं आपके मित्र के नाते बिल्कुल एक ऑनेस्ट और अपनी 20 से 25 साल के अनुभव का आपको निचोड़ आप शेयर कर साझा करना चाहूंगा कि कम से कम आज की मेडिकल एक्सपेंसेस में जब आप जानते हैं कि आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल में अगर आप चले जाएं या सरकारी अस्पताल में अच्छी सुविधाओं को लेने के लिए चले जाएं, तो अगर कोई भी अस्पताल आपको डिस्चार्ज 4 से 5 दिन से पहले नहीं देता और हफ्ते भर में कम से कम जो पर्चा है, जो बिलिंग है, कम से कम 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख से कम की आती नहीं है। ये तो नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं। जब आप क्रिटिकल इलनेस से किसी चीज की तरफ जाते हैं तो स्वाभाविक है कि वो आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। तो जब 2 से 3 से 4 लाख 5 लाख रुपए एक बंदे के लिए आज की डेट में सफिशिएंट नहीं है, तो एक सिंपल सा सिद्धांत कहता है बीमा का कि अगर परिवार में 2 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, तो कम से कम न्यूनतम 3 लाख रुपए प्रति मेंबर और मैक्सिमम 4 लाख रुपए से 5 लाख रुपए प्रति मेंबर का कवरेज आपके पास होना चाहिए। अगर परिवार में 4 लोग हैं, 2 बच्चे हैं, मियाँ बीबी हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो 4x4 या 3x4 या 5x4 कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अंदाजन एक 30 से 35 साल के एवरेज इंडियन हाउस होल्ड की बात करें, एक अर्निंग मेंबर अगर अपना फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस लेता है तो नॉर्मली वो उसको 16,000, 18,000, 20,000 कॉस्ट करेगा, जो कि अगर आप पूरे 365 दिन के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम दिन का वो मैक्सिमम 50 रुपए, 55 रुपए से ऊपर नहीं आएगा। और मैं आपको इसलिए नहीं कहता हूं कि आपको ये लेना चाहिए, मैं इसलिए कहता हूं कि आप ये सोचिए कि अगर 4 लोग कोविड कोरोना से पहले अगर चाय पीने भी कहीं खड़े हो जाते हैं किसी टपरी पे, किसी पान की दुकान पे या किसी पे, तो सिर्फ चाय और समोसों में या किसी चीजों में कितना खर्चा आ जाता है? 100 रुपए से कम का खर्चा नहीं आता। तो 100 रुपए की, 50 रुपए की जब वैल्यू नहीं है तो 50 रुपए कम से कम वो जाया नहीं, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। दैट इज गोइंग टू बी द एक्सपेंडिचर, दैट इज गोइंग टू बी द इन्वेस्टमेंट फॉर यू। सो प्लीज थिंक अबाउट इट। सो बीमा मित्र के मन की बात में के बारे में मैं शुरुआत करता हूं कि एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि बीमा क्यों भारत में, या बीमा क्यों किसी के पास, किसी हिंदुस्तानी के पास होना चाहिए। तो मैंने बहुत अच्छी जगह कहीं एक वीडियो देखा था और एक किताब पढ़ी थी और इसमें बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया गया था कि एक सेल्समैन है, आपके पास आता है और अगर सपोज करिए कि मैं उसी चीज को आपसे सवाल करता हूं अभी, और आप भी उसमें अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। मैं ऑब्वियसली बात इस लाइव
ब्रॉडकास्ट के बाद उसको ज़रूर आपको जवाब दूंगा अपने विजडम के हिसाब से। और मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप जब अभी कोरोना से पहले अगर आप घर से जाते हैं, किसी ऑफिशियल टूर पे जाते हैं या घर से कहीं बाहर जाते हैं अपने परिवार से दूर 1 या 2 दिन के लिए, तो कितना पैसा आप परिवार वालों के लिए छोड़ के जाते हो? तो स्वाभाविक है आपका जवाब होगा 5 से 10 हज़ार रुपये तो मैं छोड़ के जाता हूँ कि मेरी एब्सेंस में मेरी फैमिली को कोई ज़रूरत पड़े तो वो उसका निदान कर सके। वही सवाल मैं करता हूं कि अगर आप 1 महीने के लिए कहीं बाहर जा रहे हो, आप दिल्ली में पोस्टेड हैं और आपका ट्रांसफर हो गया, बॉम्बे जा रहे हैं और आपकी फैमिली नहीं शिफ्ट हो सकती बिकॉज ऑफ योर किड्स स्कूल एंड स्कूलिंग एंड एवरीथिंग, तो बॉम्बे अगर आप 1 महीने के लिए जा रहे हैं तो मेरा दूसरा सवाल है कि आप कितना पैसा अपने परिवार के लिए अपनी वाइफ के बाद छोड़ेंगे? तो आपका जवाब होगा 40 से 50 हज़ार रुपये। फिर मैं आपसे खुद पूछता हूं अभी लाइव कि अगर आप सपोज करिए बॉम्बे में जॉब कर रहे हैं और आपको एक अच्छा ऑफर आ गया दुबई से या न्यूयॉर्क से या LA से या मॉस्को से, और आपको वहाँ पे वो डेपुटेशन पे आपको एक अब्रॉड एक ऑफर आता और आपको वहाँ बुला लिया जाता, तो आप कितना पैसा अपने परिवार के लिए छोड़ के जाते? आपको पता है कि अभी आप जा रहे हो तो कम से कम 1 साल से पहले वापस नहीं आ पाओगे, तो आपका क्या जवाब होगा? 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मिनिमम आप छोड़ोगे या वहां जाके ट्रांसफर करोगे? तो अगर आप, भगवान ना करे, मैं अपने ऊपर उदाहरण लेता हूं कि अगर मैं ही घर नहीं लौटा या अगर मैं नहीं हुआ, अगर परमानेंटली मैं चला गया, तो मेरी फैमिली को कितना पैसा चाहिए की जरूरत होनी चाहिए? सोचिएगा इसके बारे में और इसको बिल्कुल सोचिएगा। ये बड़ा गंभीर विषय है, हर चीज सरकार के ब्लेम गेम करके नहीं चलेगा। आपकी डेट में, आज की डेट में जो एक पर कैपिटा इनकम है भारत की, उसके बारे में मैं कभी और सेशन लूंगा। लेकिन मैं कहता हूं कि एक न्यूक्लियर फैमिली में हस्बैंड वाइफ और एक वर्किंग, अगर उसके परिवार में अर्निंग मेंबर है, अगर वो लेडी है या मेल है, तो एटलीस्ट अगर आप नहीं होंगे, कल की डेट में परमानेंटली चले गए, तो कम से कम आपको 50 लाख से 1 करोड़ का बैकअप तो रखना पड़ेगा। मैं आपसे कहता हूं, चौड़े में कहता हूं, निवेदन करके कहता हूं, अगर आपके खाते में 1 से 2 करोड़ का खड़ा रोकड़ रखा है, मतलब आपका इतना बैंक बैलेंस आपने 2 करोड़ का रखा हुआ है, जो आपको पता है, उसके अलावा आप उसके लिए अपनी फैमिली के लिए एसेट्स बना चुके हैं, बच्चे की फ्यूचर प्लानिंग कर चुके हैं, आपके पास जमीन ज्यादा अच्छी है, सब कुछ है, तो आप इंश्योरेंस या प्रोटेक्शन टूल की तरफ मत जाइए। अगर नहीं है, अगर आपके पास लिक्विडेबल इनकम नहीं है, मतलब लिक्विडेबल या इजीली डिस्पोजेबल इनकम वो होती है कि अगर आपको भगवान न करे इमरजेंसी तुरंत पड़ जाए तो शाम तक आपके हाथ में पैसा होना चाहिए। तो अगर आपके पास वो इमीडिएट लिक्विड मनी नहीं है, तो फिर एक नॉमिनल निवेश अगर आप कर रहे हैं तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में सोचिएगा। इसके अलावा एक बहुत पुरानी कहावत है, कहीं किसी बुद्धिजीवी ने मुझसे बोली थी किसी जमाने में, कि अक्सर देखा गया है कि जब बीमा नहीं होता है, जब जिसके पास बीमा नहीं होता है, उसी समय सबसे ज्यादा बीमे की आवश्यकता पड़ती है। और आप अपने इर्द गिर्द देखिएगा, ऐसा जरूर होता है। इट वुड हैव हैपेंड अ लॉट ऑफ टाइम्स, there would be a numerous number of examples with which you would have experienced in your lifetime. So prevention is always better than cure. So go for the protection tool. मेरे हिसाब से आज के जमाने में पोस्ट कोविड लेजर आइटम्स में लोग खर्च नहीं करेंगे। ये सब बेसिक ज्ञान आप लोग को सब पता है, उसको मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, टर्म इंश्योरेंस हो गया, ये सब चीजें क्या होती है मैं आने वाले एपिसोड्स में कवर करूंगा, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को पकड़ के। तो बेसिक आपके पास कार इंश्योरेंस, आपके पास 2 व्हीलर इंश्योरेंस, ये 3 से 4 इंश्योरेंस तो आपके पास मैंडेटरी होने चाहिए। ये आपके बेसिक नीड आइटम्स अब बन चुके हैं। बेसिक नीड आइटम्स पहले क्या होते थे? रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान के साथ आप बीमे को भी या प्रोटेक्शन या सुरक्षा को भी साथ में जोड़ के चलिए, क्योंकि 2020 में नेचर हैज बीन टेस्टिंग ऑल ऑफ अस। देयर आर न्यूमरस एग्जांपल्स कि वो ध्रुव तारा आने वाला है, वो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। अभी वेस्ट में इतना बड़ा साइक्लोन अभी आया है, करीब 30 से 35 अर्थक्वेक्स अभी तक आ चुके हैं। तो 2020 हैज बीन अ टेस्टिंग पीरियड फॉर अस। हम लोग ने प्रकृति के साथ बहुत खिलवाड़ किया है,
तो प्रकृति भी अब हमें चेक कर रही है। सो हमें भी उसको समय गर्दन नतमस्तक होकर उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सो आज की बीमा मित्र के मन की बात में मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा कि जैसा आपको पता है कि रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एसएलआर रेट्स, अपने लेंडिंग रेट्स कम किए हैं, तो जितने भी सरकारी बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, अपना बचत खाते में जो ब्याज देते थे, फिक्स डिपॉजिट जो ब्याज देते थे, वो निरंतर आप देख रहे होंगे पिछले 2 से 3 साल, 4 साल से 5 साल से कम होता जा रहा है। अगर आप एफडी भी कहीं अगर आप लगाना चाहते हैं तो 5.5 से 6% पे आपको एफडी पे ब्याज मिलता है मैक्सिमम। आपके जितने सरकारी इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, पीपीएफ, किसान विकास पत्र, एनएससी, जो ऑर्थोडॉक्स कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, उसके भी आज में अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखेंगे, रिटर्न्स देखेंगे पूरे टर्म पीरियड के बाद, पीपीएफ हो गया तो वो भी करीब 7.1, 6.9%, 7% ऑन एन एवरेज ग्रॉस रिटर्न बनी है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि अगर आपको निवेश करना भी है, अब कहीं निवेश करना है, तो आप कहां करेंगे? क्या क्या विकल्प आते हैं? मेरे हिसाब से विकल्प गोल्ड होता है सबके दिमाग में, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स, कमोडिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे अभी मैंने जो इंस्ट्रूमेंट्स शेयर किए हैं, पीपीएफ, फिक्स डिपॉजिट्स, या आप अपने बचत खाते में रखते हैं। बचत खाते में एक नॉमिनल आपको 2.5% का ब्याज मिलता है। करंट अकाउंट में कोई ब्याज नहीं मिलता अनलेस एंड अंटिल यू आर नॉट गोइंग फॉर द स्वीपिंग एफडीज। सो आप निवेश करेंगे तो कहां करेंगे? और मैं आपको अगर कंपैरेटिवली सारे जितने भी मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट्स अभी बताए हैं, 6 से 7 इंस्ट्रूमेंट्स बताए हैं, तो रियल एस्टेट इट इज ऑलरेडी इन अ बैड शेप। इट विल टेक टाइम बिकॉज आज की डेट में जो भी मोरेटोरियम दिया गया है और अभी इंटरेस्ट वेवर की भी बात चल रही है, तो रियल एस्टेट इट इज अगेन गोइंग टू बी इन अ बैड शेप, वेरी बैड शेप। एंड मेरे हिसाब से कम 2-3 साल तो रियल एस्टेट को, 5 साल मिनिमम इंडिया में लगेगा उभरने के लिए। म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, मैं खुद भी एक निवेशक हूँ, रिटेल इन्वेस्टर हूँ, एज अ रिटेल कस्टमर हूँ। बट जो म्यूचुअल फंड में आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले रिटर्न्स आ रहे थे, वो अब रिटर्न्स नेगेटिव हैं। जो आपको ऑन एन एवरेज 12 से 13% का अच्छे फंड वैल्यू पे रिटर्न आपको CXIR रिटर्न आपको मिलता था, वो रिटर्न अब आना बंद हो चुका है, वो नेगेटिव जा रहा है। आप अपना पोर्टफोलियो पे जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स के भी रिटर्न अभी नेगेटिव मिल रहे हैं। बट म्यूचुअल फंड, आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि म्यूचुअल फंड हमेशा से एक अच्छा निवेश है। अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP के थ्रू मंथली बेसिस में अपने, इफ यू आर नॉट कीपिंग ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट, अगर आप इक्वेटेड फॉर्म की तरह अगर SIPs के माध्यम से अगर आप निवेश कर रहे हैं, तो आपके लिए हमेशा अच्छा है। बट देयर हैज टू बी हाइट ऑफ मार्जिन, देयर हैज टू बी रेशियो प्रोपोर्शन फॉर एवरीथिंग। सो अब एंड टू एंड अगर कंपैरिजन किया जाए, तो अगर मैं आपसे बोलूंगा, तो इसलिए नहीं कि मैं इंश्योरेंस को रिप्रेजेंट करता हूं, आई हैड बीन अ बैंकर in the past, I had been a professional hardcore sales and marketing professional in the past. But if you compare apple with apple and potato with potato, there has to be difference between apple and potato, which you do agree. So अगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को एंड टू एंड अगर आप पकड़ लें कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपको एक फिक्स्ड एन एवरेज, सो कॉल्ड गारंटीड प्लस नॉन गारंटीड प्लस एक लमसम रिटर्न मिल जाए जो आपके बचत खाते के रिटर्न से कम हो, से ज्यादा हो रादर, सॉरी, और साथ में आपको वो सुरक्षा भी देते हो, आपको प्रोटेक्शन भी देते हो, आपको एक टेक्निकल भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा, आपको सम एश्योर्ड देते हो, लाइफ कवर देते हो, हेल्थ कवर देते हो। तो एक्सेप्ट इंश्योरेंस ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट भारत में अवेलेबल नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो भी 7 से 10 साल की ऑन एन एवरेज ट्रेडिशनल एंडाउमेंट भारत में चलते हैं, अच्छी कंपनियों के, अच्छी प्राइवेट कंपनीज के, प्राइवेट इंश्योरेंस के जो प्लान है, उसमें ऑन एन एवरेज कहीं ना कहीं 3 से 4.5% तक का, 5% तक का गारंटीड रिटर्न आपको मैच्योरिटी में आपको आराम से मिलता है। और ये कोई बेमानी बात नहीं है, ये आपका एवरेज, और ये बिल्कुल आपके सामने इंडिकेटर है कि बचत खाते में जो आप अगर बैंक में पैसा जमा करके रखते हैं और अगर बीमा में अगर आप उतने ही अंतराल के लिए जमा करके रखते हैं, तो आपको किसी भी ट्रेडिशनल अच्छी इंडाउमेंट ट्रेडिशनल पॉलिसी में बैंक सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा रिटर्न आपको बीमे में मिलता है। प्लस उस पूरे दौरान में आपकी सुरक्षा, आपकी जीवन सुरक्षा, आपकी लाइफ सिक्योरिटी, आपका लाइफ कवर या हेल्थ कवर आपके साथ चलता है, वो आपके रिस्क मिटिगेट करता है।
तो प्लस 80C का बेनिफिट लाइफ इंश्योरेंस में टैक्सेशन आपको मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है। जीवन बीमा की बात करें तो डबल टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है। डबल टैक्स बेनिफिट का मतलब ये है कि अगर आप जिस साल बीमा ले रहे हैं उस साल आपका प्रीमियम 80C इनकम टैक्स सेक्शन के अधिनियम के हिसाब से आपका नॉन टैक्सेबल होता है। प्लस 1010D का मतलब होता है कि जब आपकी जीवन बीमा पॉलिसी कभी मैच्योर होती है, मैच्योरिटी के टाइम पे वो मैच्योरिटी अमाउंट आपकी नॉन टैक्सेबल होती है, जो कि सेक्शन 1010D के अंदर आती है। सो अगर आप मैच्योरिटी के टैक्सेशन को पकड़ लें और फर्स्ट ईयर के टैक्सेशन बेनिफिट को पकड़ लें और गारंटीड प्लस नॉन गारंटीड प्लस बोनसेस जो भी अच्छी अच्छी पॉलिसियां मार्केट में क्लेम करती हैं, तो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज बीमे की कोई भी पॉलिसी आप उठा लें तो एफडी के ब्याज को वो बीट करता है। तो एक बेसिक अगर आपके पास एक नॉमिनल टूल आपके पास अवेलेबल है तो आपको क्यों नहीं उसका इस्तेमाल करना चाहिए, सोचेगा इस बारे में। इसके अलावा अब एक सवाल आता है, बहुत लंबा सेशन में नहीं दूंगा, ऑलरेडी 20-21 मिनट मुझे हो गए बोलते हुए। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आधे घंटे का मैं ये सेशन रखूं आपके मित्र होने के नाते। मैं आपसे सिर्फ रूबरू हो रहा हूं, मैं बिल्कुल चेष्टा ऐसे नहीं कर सकता कि मैं आपको कोई ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपका मित्र होने के नाते, आपका अनुज, आपका सहपाठी, आपका साथी होने के नाते मैं आपसे अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। और मेरे सारे एपिसोड्स आप फॉलो करिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है आप शेयर करते रहिएगा, जहाँ जिस प्लेटफॉर्म में आपको अच्छा लगे, आपको लगे अगर ये वैल्यू एड को ये इंफॉर्मेशन आपको लग रही है, आपको सरल, आपको सिंपल लग रहा है समझने में, और अपने जो भी आपके क्वेश्चंस हों बीमे के रिलेटेड या इंश्योरेंस को रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते रहिएगा। और जब भी मैं ऑफ द वायर हूँगा, लाइव नहीं हूँगा, मैं आपको कोशिश करूँगा आपको उस क्वेरीज का एक परफेक्ट और अप्रोप्रिएट आंसर देने की कोशिश करूँगा। बट अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि एक क्वेश्चन आता है कि हमें किस इंस्ट्रूमेंट में कितना निवेश करना चाहिए। तो मैं उसमें आपको नॉट एज ए फाइनेंशियल प्लानर, मैंने पहले भी बोला था, आई एम नॉट योर वेल्थ मैनेजर, आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम नॉट योर फाइनेंशियल प्लानर। मैं आपका दोस्त हूँ, मैं वही आपको राय दे सकता हूँ जो मैं खुद करता हूँ, खुद अपनाता हूँ। अगर मुझसे कोई बोले कि मेरी अगर साल की आमदनी 100 रुपए है, मेरा 100 रुपए में से एक फाइनेंशियल सिद्धांत क्या कहता है, मेरा कितना पैसा मुझे निवेश करना चाहिए साल में, अपने भविष्य को लेके, अपने परिवार को लेके। मैं हमेशा कहता हूं, मेरा यह मानना है कि अगर आप 100 रुपए की आमदनी आपकी साल में होती है तो आप कम से कम 30 से 35 रुपए का निवेश, सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स आपको उसमें से करके चलने हैं, जो कि कम से कम है। अब बात आती है कि उस 30 से 35 रुपए का जो निवेश की आप विशाल जी बात कर रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स, वो पैसा कहां कहां लगना चाहिए। तो मैं आपसे कहता हूं, आपने न्यू टैक्स रेजीम इस साल के बजट में हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियर किया था, उस न्यू टैक्स रेजीम को भी देखिए, और पुराना वाला स्ट्रक्चर भी अभी मान्य है और न्यू टैक्स रेजीम भी मान्य है। तो अगर आप अच्छा कैलकुलेशन करेंगे फ्रॉम अ टैक्सेशन पर्सपेक्टिव, तो ऑन एन एवरेज अगर आपकी 15 से 16 लाख रुपए की ऑन एन एवरेज अगर आपकी एनुअल सीटीसी या इनकम है, तो आप अगर नॉन टैक्सेबल कंपोनेंट्स को और होम लोन कंपोनेंट्स को अगर माइनस करते जाएंगे और नॉन टैक्सेबल डिस्पोजेबल इनकम को आप सारे एक्सक्लूजन्स को हटाते जाएंगे, तो अगर आप देखेंगे तो बहुत आसानी से उस टैक्स ब्रैकेट पे आ सकते हैं जहां पर आपका मिनिस्कल 5 से 6% का ही या मैक्सिमम 3 से 4% का ही आपका टैक्स जाना है। अपने आप किसी भी करीबी सीए से आप डिस्कस करिएगा, तो ये बहुत अच्छी है। एंड वी हैव टू ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव्स। बहुत अच्छा टैक्स रेजीम दिया है जिसका ज्ञान आप लीजिए। मैं किसी सेशन में, किसी अगले एपिसोड में उसको भी कवर करूंगा, आई एम श्योर। और मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं जागरूकता बढ़ाऊं, अवेयरनेस बढ़ाऊं। सो मेरा कहना है कि अब उस 35 रुपए में से कितना पैसा हमें अपने बेसिक प्रोटेक्शन में लगाना चाहिए। जैसे रोटी कपड़ा मकान है, वैसे प्रोटेक्शन, सुरक्षा, साथ समृद्धि भी बहुत जरूरी है। तो सुरक्षा की जब बात आती है तो सुरक्षा की बात आएगी, तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप 35 से 40 रुपए 100 रुपए की आमदनी में से साल में निवेश करना चाहते हैं, तो उस 30 से 35-40 रुपए का जो आप निवेश करना चाहते हैं, उसका मिनिमम 50% of your investment should be going into protection tools. Minimum 40 to 50%. वो प्रोटेक्शन टूल क्या है जो नॉन नेगोशिएबल है, जो होने चाहिए अब इस पैंडेमिक के बाद। हम सबकी आंखें खुल चुकी हैं और अभी भी ना खुलें, जब जगो तब सवेरा है। तो मैं कहूंगा कि
every Indian should have a family floater health insurance, Mediclaim or health insurance plan. It is a must. Health insurance is a basic need. होना चाहिए. हेल्थ इंश्योरेंस में 80D का बेनिफिट आपको मिलता है. 80D इनकम टैक्स का नॉन टैक्सेबल बेनिफिट है. 25,000 रुपए तक का अगर आप सालाना प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस की फैमिली फ्लोटर में अगर आप पे करते हैं, मियां बीबी और 2 बच्चों के लिए या 3 बच्चों के लिए, 5 बच्चे, जितने भी आपके बच्चे हैं उनको अगर आप करते हैं, 25,000 तक का प्रीमियम आपका नॉन टैक्सेबल है. आपकी जो एनुअल इनकम है उसमें से 25,000 रुपए माइनस कर दीजिए, वो आप उस इनकम में आपका टैक्स नहीं लगेगा. इसके अलावा अगर अपने पेरेंट्स को भी कवर करना चाहते हैं तो 25,000 की जो लिमिट है 50,000 तक बढ़ सकती है. अगर आप पेरेंट्स को भी कवर करना चाहते हैं, जो एज अच्छी औलाद, अच्छी संतान, ये हमारी दायित्व है कि उन्होंने हमें इस लायक बनाया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि अब उनको भी सुरक्षा दें. सो 50,000 तक का आप ओवरऑल अगर आप देखें तो एंड टू एंड आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं. सो अब ये आता है कि प्रोटेक्शन में, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो लाइफ इंश्योरेंस का मैंने बता दिया. अब लाइफ इंश्योरेंस में अगर आप देखें तो करीब 1.5 लाख तक का एटीसी में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं. अब एटीसी में मानते हैं कि मैं आपको बिल्कुल ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि आपको 1.5 एटीसी में लाइफ इंश्योरेंस में आपको लगाना चाहिए. आप एटलीस्ट उस लाइफ इंश्योरेंस को ब्रेक करो. आप 80C मेरे हिसाब से आपके पास एक टर्म प्लान होना बहुत जरूरी है. टर्म इंश्योरेंस, टर्म प्लान पे मैं एक अगला एपिसोड करने वाला हूं. उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में टर्म इंश्योरेंस के बारे में जाऊंगा. क्या डूज एंड डोंट्स क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, इफ्स एंड बट्स क्या है, क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए. बट हैविंग सेड दैट, एक सिंपल कैलकुलेशन आप पकड़ लीजिए. मेरा मानना है कि अगर आप दिन में, मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि अगर आप ऐसी क्या चीज है जो डेली, कोविड कोरोना के बारे में के टाइम फ्रेम में नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसी क्या चीज है जो आप डेली आसपास के मोहल्ले में डेली जाते हो और आप घर लेके जाते हो? दूध, अंडा, ब्रेड, बटर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये आपके एक तरीके से एसेंशियल आइटम्स की लिस्ट है. तो आप एक बेसिक कैलकुलेशन कर लें कि 2 लीटर, अगर 4 लोग का परिवार है तो 1.5 से 2 लीटर दूध की आवश्यकता आपको जरूर पड़ती है. दूध का कॉस्ट आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि 2 लीटर दूध की कॉस्ट क्या होगी. ब्रेड जो है, ब्रेड 15 से 20 रुपए का ब्रेड का पैकेट आता है. अंडे अगर आप लोग एग्स खाते हैं तो एग्स भी पकड़ लीजिए, 3 से 4 एग्स या 2 एग्स प्लस बटर, और ये सब सारी चीज़ों का कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो आराम से आपका, प्लस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पकड़ लीजिए, तो आपका दिन का 200 से 250 रुपये कहीं नहीं गया. तो मेरा हमेशा से मानना है, एज ए मित्र मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जितना एक अच्छा ब्रेकफास्ट इंपॉर्टेंट है, जितना दूध, दही, अंडा, ब्रेड, पनीर इंपॉर्टेंट है, चीज इंपॉर्टेंट है अपनी फैमिली के लिए, आज के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, मेरे हिसाब से अगर आप सिर्फ 150 रुपए का निवेश प्रतिदिन अगर करना शुरू कर दें, तो इसके अलावा 150 रुपए में आज की डेट में क्या क्या आ सकता है बहुत आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं. तो 150 रुपए में आपके पास एक कार इंश्योरेंस आपके पास है, आपके पास बाइक इंश्योरेंस है, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, आपके पास टर्म इंश्योरेंस है, और आपने कोई रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए रिटायरमेंट इंश्योरेंस या चाइल्ड इंश्योरेंस ले रखा है. इसके अलावा आपको कहीं पे भी निवेश करने की जरूरत नहीं है अगर बात प्रोटेक्शन या सुरक्षा की आती है. इसके बाद अगर आप अपना ह्यूमन विजडम लगाना चाहते हैं तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं. आप म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू आप इन्वेस्ट करें. अगर आपको मार्केट का आइडिया है, आप मार्केट को समझते हैं, उतार चढ़ाव को आप ट्रैक करते हैं, आप उतना टाइम दे सकते हैं, तो आप इक्विटी की तरफ जा सकते हैं. लेकिन मेरा आपको हमेशा से एडवाइस है कि टिप्स सिर्फ रेस्टोरेंट में मिलती है, टिप और कहीं नहीं मिलती है. अगर आप डेली मॉनिटर मार्केट को, सेंसेक्स को, BSE को, NSE को नहीं कर सकते, so you should not be getting into stock and equity trading at least till the time you are not having a business for that. आज की डेट में ये बेसिक रोटी कपड़ा मकान वाले बेसिक नीड आइटम्स आपको लेके चलने चाहिए, और इत्मीनान के साथ जब आप घर से निकले तो आपको ये संतुष्टि और सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि हाँ, टर्म इंश्योरेंस से मैंने अपने आपकी परिवार को फाइनेंशियल सिक्योर कर रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस से मैंने मेडिकली सिक्योर कर रखा है, कार इंश्योरेंस, 2 व्हीलर इंश्योरेंस से मैंने अपने एसेट्स को, डेप्रिशिएबल एसेट्स को मैंने सिक्योर कर रखा है, चाइल्ड इंश्योरेंस और रिटायरमेंट इंश्योरेंस से मैंने अपना भविष्य और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई को भी सिक्योर कर रखा है. एंड ट्रस्ट मी, देयर आर वेरी गुड, ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक प्लान्स which are available in the market.
डोंट गो बाय द ऑर्थोडॉक्स कन्वेंशनल मोड्स एंड मीडियम्स। आप एग्रेसिव कंपनीज के प्लान्स को आप स्टडी करें। मैं अनबाइस्ड कोई बाइस्ड आपको कोई अपनी तरफ से ओपिनियन नहीं देना चाहता। आप कभी भी मुझसे अलग से पूछना चाहेंगे तो आई विल शेयर माय डिटेल्स, आई विल शेयर माय ईमेल आईडी विद यू। आप मुझसे पूछिएगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से जो चीज मेरा हमेशा से मानना है, बीइंग योर बीमा मित्र, जो निर्णय मैं अपने लिए लूंगा, वेदर इट इज गोइंग टू बी राइट और रॉन्ग, जो भी एक्सपीरियंस मैंने अपने अनुभव से लिया होगा वो आपसे मैं जरूर साझा करूंगा। और फिर बोलता हूं, अनलॉक के टाइम पर अनलॉक 1 शुरू हो चुका है, 70-80 दिन 90 दिन का वैसे ही बहुत आ चुका है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कीप ऑन कम्युनिकेटिंग। वी हैव टू यूज ऑल द टेक इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल। बातें करो, रूबरू होते हैं, एक दूसरे से बात करिए, कम्युनिकेशन गैप मत रखिए। कोई भी चीज अगर आपको लग रहा है तबीयत थोड़ी सी बिगड़ रही है, कोई भी चीज आपको अपनी तबीयत नासाज लग रही है, कोई भी चीज है, डोंट हेजिटेट, डोंट वेट। इम्यूनिटी अच्छी बना के चलते हैं, मैं भी ये कोशिश कर रहा हूं, इम्यूनिटी बढ़ा के चलते हैं, प्रिकॉशंस लेके चलते हैं, शरीर को मजबूत रखते हैं। कोई गलती जाने अनजाने में गलती कोरोना कैरियर ना बनते हैं, ना किसी को बनने देते हैं अपने इर्द गिर्द में। अपना, अपने स्टाफ का, अपने एम्प्लॉयज का, अपने परिवार का, अपने पड़ोस का ख्याल रखते हैं, क्योंकि चेंज यहां से शुरू होगा, चेंज खुद से शुरू होगा, चेंज यहां से आएगा। और ये सारी चीजें अगर हम आगे पकड़ के चलते हैं तो ये समय भी कट जाएगा और फिर से अच्छे दिन हमारे वापस आएंगे। तो इसी कामना के साथ मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, इल्तिजा करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर अपना फीडबैक दें। आपको ये मन की बात कैसी लगी, अपना फीडबैक जरूर दें, सुझाव दें, वैल्यूबल सजेशन दें, इनपुट्स दें। मैं नेक्स्ट टाइम इसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश इस पूरे श्रृंखला में रहेगी कि मैं जितने भी इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी इन्वेस्टमेंट टूल्स के प्रोडक्ट्स हैं, मैं एक एक एपिसोड में एक एक इंस्ट्रूमेंट्स को पकड़ के अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस एज ए बीमा मित्र आपसे साझा करूंगा। हो सकता है आपको ये लाभदायक रहे और अगर आपको 1% भी अगर उसका फायदा मिल गया, 10% भी फायदा मिल गया, तो आई थिंक आई मेड अ जस्टिस ऑफ माई प्रेजेंस। और मेरा मानना है कि निस्वार्थ सेवा हम सबको करनी चाहिए एक दूसरे के लिए। स्वार्थ तो हमने बहुत देख लिया, और चलिए आगे मिलके एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और एक दूसरे का ज्ञान बढ़ाते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। और मेरा आपसे दरख्वास्त है कि आपकी जो भी क्वेरी हो, जो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करिएगा। कोई क्वेश्चन हो बताइएगा, कोई आप चाहते हैं ऐसे सब्जेक्ट मैं नेक्स्ट टाइम कवर करूं, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं उसको जरूर कवर करूंगा। मैं आपसे रूबरू हूँगा। आप ये चाहेंगे कोई फ्रिक्वेंसी कितनी रखनी है, आप मुझे सुझाव दीजिएगा कि मुझे कितने बार या इस तरह के इवेंट्स में आना चाहिए, और आपको क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, शेयर करिएगा। अगर आपको कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ उसको शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने नियर और डियर वंस के साथ शेयर करिएगा। आई एम क्वाइट होपफुल दैट आपको आज का सेशन आपके लिए अगर 1% का भी वैल्यू ऐड कर देगा तो मुझे खुशी होगी। सो आई एम साइनिंग ऑफ। सो एज ए बीमा मित्र, thank you so much and stay connected. And at the end of today's session, I will request each one of you ki stay safe, stay home, and keep on maintaining the social distance, and please keep a good care of yourself. Bye bye. जब तक हम नेक्स्ट सेशन में एपिसोड नंबर 1 मन की बात एपिसोड नंबर 2 पे रूबरू नहीं होते। थैंक यू।